नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जरा अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो, एक ऐसा समय जब यूरोप की दुनिया बिल्कुल अलग थी, जहां राजा ही सब कुछ होता था, जहां चर्च का बहुत ज्यादा कंट्रोल था और जहां आम इंसान की कोई आवाज ही नहीं थी। कोई राइट्स नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, बस एक सिस्टम था जिसमें लोग पैदा होते थे, जीते थे और बिना सवाल किए मर जाते थे। लेकिन फिर इतिहास में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसे हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन ने सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरी यूरोप को हिला दिया। इसने लोगों के दिमाग में एक नई सोच पैदा की, फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स की सोच। अब धीरे धीरे लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, क्या सिर्फ राजा ही रूल करेगा? क्या आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं? क्या हर इंसान बराबर नहीं है? और यही सवाल एक नए युग की शुरुआत बन गए। पहले सोसाइटी एस्टेट्स और क्लासेस में बंटी हुई थी, कुछ लोग पावरफुल थे, बाकी सब पावरलेस। लेकिन अब ये सिस्टम चैलेंज होने लगा। लोग जागने लगे, सोचने लगे और अपने हक के लिए खड़े होने लगे। यही वो समय था जब अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जन्म लेने लगी, जैसे लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म, कंजर्वेटिज्म, और इन सब के बीच एक नई और पावरफुल सोच उभरी, सोशलिज्म। सोशलिज्म ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया, क्या वेल्थ और रिसोर्सेस सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होने चाहिए? और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा मूवमेंट जिसने आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन को जन्म दिया। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल दी। इसलिए बच्चों, आज हम सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हम समझ रहे हैं कि कैसे आइडियाज दुनिया बदलते हैं, कैसे सोच एक रेवोल्यूशन बन जाती है और कैसे ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलाव ला सकते हैं। विद्यार्थियों, अब कहानी यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए तो हर किसी का जवाब अलग था। हर ग्रुप सोसाइटी को बदलना चाहता था, लेकिन अपने अपने तरीके से। इसी समय तीन बड़े ग्रुप्स सामने आए, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स, और ये तीनों मिलकर उस समय के यूरोप की पूरी पॉलिटिकल थिंकिंग को शेप कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स की। ये लोग बिलीव करते थे कि हर इंसान को इंडिविजुअल फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको लॉ के सामने बराबरी मिलनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी एब्सोल्यूट पावर किसी एक व्यक्ति यानी राजा के पास नहीं होनी चाहिए। ये लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के थ्रू चले, जहां लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स फैसले लें। ये रिलीजियस टॉलरेंस को भी सपोर्ट करते थे, यानी हर इंसान को अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है। ये लोग इक्वालिटी की बात तो करते थे, लेकिन पूरी इक्वालिटी नहीं चाहते थे। ये कहते थे कि वोट का अधिकार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, यानी गरीब और विमेन को उन्होंने इस सिस्टम से बाहर रखा। इसलिए उनकी इक्वालिटी थोड़ी लिमिटेड और सिलेक्टिव थी। अब आते हैं रेडिकल्स पर। ये लिबरल्स से एक कदम आगे थे। ये कहते थे कि अगर सच में डेमोक्रेसी चाहिए तो पावर मेजॉरिटी के पास होनी चाहिए, यानी आम जनता के पास। ये लोग सिर्फ मेन ही नहीं बल्कि विमेन्स सफरेज यानी महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देने की बात करते थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी और रेवोल्यूशनरी सोच थी। ये वेल्थ के कॉन्सेंट्रेशन के खिलाफ थे, यानी कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं। ये उन्हें गलत लगता था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रेडिकल्स पूरी तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे। वो बस चाहते थे कि वेल्थ का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि सोसाइटी में बैलेंस बना रहे और इनइक्वालिटी कम हो। अब तीसरा ग्रुप था कंजर्वेटिव्स। ये लोग बदलाव से डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें बदलाव की स्पीड से डर लगता था। ये कहते थे कि हमें अपनी ट्रेडिशंस, अपनी पुरानी इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि यही सोसाइटी की फाउंडेशन है। ये सडन रेवोल्यूशन के खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि अगर बहुत तेजी से बदलाव किया गया तो सोसाइटी में केओस आ सकता है। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इन्हें भी समझ आ गया कि चेंज तो इनेविटेबल है, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए इन्होंने भी बदलाव को एक्सेप्ट किया, लेकिन अपने तरीके से, स्लो और कंट्रोल्ड तरीके से। तो बच्चों, अगर हम इन तीनों को एक लाइन में समझें तो बात बहुत क्लियर हो जाती है। लिबरल्स चाहते थे मॉडरेट चेंज, रेडिकल्स चाहते थे फास्ट और डीप चेंज, और कंजर्वेटिव्स चाहते थे स्लो और स्टेबल चेंज। ये तीनों आइडियाज आपस में टकराते भी थे, कम्पीट भी करते थे, और इसी क्लैश ने यूरोप को एक नए रास्ते पर डाल दिया। यही वो फाउंडेशन थी जिस पर आगे चलकर सोशलिज्म और रशियन रेवोल्यूशन जैसे बड़े इवेंट्स खड़े हुए।
इसलिए याद रखो, हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स की कहानी नहीं है, ये आइडियाज की लड़ाई है, सोच की ताकत है, और ये हमें सिखाती है कि जब इंसान सवाल पूछना शुरू करता है तभी असली बदलाव की शुरुआत होती है। अब जरा इमेजिन करो कि यूरोप की वही दुनिया जो अभी अभी पॉलिटिकल आइडियाज से हिल रही थी, अचानक एक और बहुत बड़े बदलाव से गुजरने लगी। इस बदलाव को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे, हाथ से काम करते थे और जीवन रिलेटिवली स्लो और सिंपल था। लेकिन अब मशीनों का युग शुरू हो चुका था। बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनने लगे, शहर तेजी से डेवलप होने लगे और लोगों की लाइफ पूरी तरह बदलने लगी। गांवों से लोग शहरों की तरफ भागने लगे क्योंकि फैक्ट्रीज में काम मिलने लगा था। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना दिखता था। यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि विमेन और छोटे छोटे बच्चे भी काम करने लगे, क्योंकि फैमिली को सर्वाइव करना था। अब सोचो, एक बच्चा जो खेलने की उम्र में है वो फैक्ट्री में 10 से 12 घंटे काम कर रहा है। ये रियलिटी थी उस समय की। वर्कर्स की लाइफ बहुत कठिन हो गई थी। उन्हें रोज 10 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, वो भी बहुत कम वेजेस पर। अगर कोई बीमार हो जाए या काम न कर पाए तो तुरंत उसकी जगह दूसरा वर्कर ले लिया जाता था। यानी जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं थी। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट का डर हमेशा बना रहता था और जो लोग काम कर भी रहे थे वो भी गरीबी में जी रहे थे। अब बात करते हैं उनके रहने की हालत की। फैक्ट्रीज के आसपास जो हाउसिंग बनी वो बहुत खराब थी। छोटे छोटे कमरे, गंदगी, प्रॉपर सैनिटेशन का कोई इंतजाम नहीं। एक ही कमरे में कई लोग रहते थे। बीमारियां फैलती थीं, लेकिन इलाज का कोई सही सिस्टम नहीं था। यानी काम भी कठिन, जीवन भी कठिन और भविष्य भी अनसर्टन। इस पूरे सिस्टम ने सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ थे फैक्ट्री ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो बहुत अमीर बनते जा रहे थे, और दूसरी तरफ थे वर्कर्स जो दिन रात मेहनत करने के बाद भी गरीब ही रह रहे थे। यानी रिच और पुअर के बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था और यही इनइक्वालिटी लोगों के अंदर डिसैटिस्फैक्शन पैदा कर रही थी। अब लिबरल्स और रेडिकल्स इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे थे। वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके सॉल्यूशंस इस गहरी इनइक्वालिटी को खत्म नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बच्चों, यहां से एक नई सोच की जरूरत महसूस होने लगी। एक ऐसी सोच जो सिर्फ प्रॉब्लम को समझे नहीं बल्कि उसे जड़ से खत्म करे, और यही जरूरत आगे चलकर सोशलिज्म के रूप में सामने आए। विद्यार्थियों, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है और बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं, तब एक नई सोच जन्म लेती है। एक ऐसी सोच जो सिस्टम को ही चैलेंज करती है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में भी कुछ ऐसा ही हुआ और इसी से जन्म हुआ एक पावरफुल आइडियोलॉजी का, सोशलिज्म। सोशलिज्म का सबसे कोर आइडिया बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सोशल इनइक्वालिटी की जड़ है। मतलब, जब रिसोर्सेज और वेल्थ कुछ लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली गरीब और डिपेंडेंट बन जाते हैं। इसलिए सोशलिस्ट्स कहते थे कि जो वेल्थ वर्कर्स क्रिएट करते हैं उसका फायदा सिर्फ मालिकों को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को मिलना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन समझना जरूरी है, कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में प्रॉपर्टी प्राइवेट होती है, यानी फैक्ट्रीज, लैंड, रिसोर्सेज, सब कुछ इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में होता है और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन सोशलिज्म इसके बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है। ये कहता है कि प्रॉपर्टी कलेक्टिव या सोशल ओनरशिप में होनी चाहिए और मेन फोकस प्रॉफिट नहीं बल्कि सोशल वेलफेयर होना चाहिए। कैपिटलिज्म में वेल्थ कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ती है। वर्कर्स को एक्सप्लॉयट किया जाता है, उन्हें कम वेजेस मिलते हैं और उनकी मेहनत का पूरा फायदा उन्हें नहीं मिलता। लेकिन सोशलिज्म में एम होता है कि वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वर्कर्स को प्रोटेक्शन मिले और हर इंसान को बेसिक नीड्स और सम्मानजनक जीवन मिले। अब बच्चों, ये आइडियाज सिर्फ थियरी तक सीमित नहीं थे। इन्हें आगे बढ़ाने वाले कुछ ग्रेट थिंकर्स भी थे, जैसे रॉबर्ट ओवन। उन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटीज बनाने की कोशिश की, जैसे न्यू हार्मनी, जहां लोग मिलकर काम करें और सबको बराबर फायदा मिले। फिर आए लुई ब्लॉन्क, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को आगे आकर कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वर्कर्स को फेयर अपॉर्चुनिटीज मिले। लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स थे कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स। इन्होंने सोशलिज्म को एक पावरफुल थियरी में बदल दिया। मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव है, इसमें वर्कर्स की मेहनत का पूरा वैल्यू उन्हें नहीं मिलता और ये सिस्टम हमेशा रिच और पुअर के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन वर्कर्स यूनाइट होकर इस सिस्टम को ओवरथ्रो करेंगे
और एक क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करेंगे जहां कोई रिच या पुअर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। तो बच्चों, सोशलिज्म सिर्फ एक आइडिया नहीं था, ये एक होप थी, उन लाखों वर्कर्स की उम्मीद जो एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी से परेशान थे। ये एक सपना था एक ऐसी सोसाइटी का जहां इंसान को सिर्फ एक वर्कर नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में सम्मान मिले। और यही सपना आगे चलकर एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन की नींव बना। विद्यार्थियों, कोई भी आइडिया तब तक पावरफुल नहीं बनता जब तक उसे लोगों का सपोर्ट न मिले, और सोशलिज्म के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे, खासकर 1870 तक आते आते, ये आइडिया पूरे यूरोप में फैलने लगा। वर्कर्स, जो पहले अकेले अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, अब एकजुट होने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि अगर बदलाव लाना है तो मिलकर लड़ना होगा। इसी यूनिटी से जन्म हुआ ट्रेड यूनियंस का। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जहां वर्कर्स एक साथ आकर अपने राइट्स के लिए आवाज उठाते थे, बेटर वेजेस, बेटर वर्किंग कंडीशंस और फेयर ट्रीटमेंट की मांग करते थे। अब वर्कर्स अकेले नहीं थे, उनके पास कलेक्टिव स्ट्रेंथ थी। इसी दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, सेकंड इंटरनेशनल। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक प्लेटफॉर्म था जहां अलग अलग देशों के सोशलिस्ट्स एक साथ आए, अपने आइडियाज शेयर किए, स्ट्रैटेजीज बनाई और एक ग्लोबल मूवमेंट क्रिएट किया। इसका मेन एम था कि वर्कर्स को यूनाइट किया जाए, चाहे वो किसी भी देश के हों। सेकंड इंटरनेशनल ने सोशलिज्म को सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहने दिया, इसे ग्लोबल लेवल पर फैलाया, लोगों को एजुकेट किया, इंस्पायर किया और एक कॉमन गोल दिया, एक ऐसी सोसाइटी बनाना जहां इक्वालिटी और जस्टिस हो। तो बच्चों, यहां हम देखते हैं कि एक आइडिया जो कुछ थिंकर्स के दिमाग में शुरू हुआ था, अब एक मास मूवमेंट बन चुका था। एक ऐसी ताकत जो लाखों लोगों को जोड़ रही थी, और यही ताकत आगे चलकर हिस्ट्री का रुख बदलने वाली थी। विद्यार्थियों, अब हम अपनी कहानी को यूरोप से उठाकर ले चलते हैं एक बहुत बड़े और रहस्यमयी देश की ओर, रशिया। एक ऐसा देश जो एरिया में बहुत विशाल था, लेकिन अंदर से कई समस्याओं से भरा हुआ था। 1914 के समय रशिया पर शासन कर रहे थे ज़ार निकोलस II। ज़ार यानी एक एब्सोल्यूट रूलर, जिसके पास लगभग सारी पावर थी और जनता की आवाज का कोई खास महत्व नहीं था। रशिया सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें अलग अलग रीजन्स, अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते थे। यहाँ क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सब तरह के लोग थे, यानी एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी। लेकिन इतने डाइवर्सिटी के बावजूद लोगों के पास यूनिटी नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट और कंट्रोलिंग रूल था। ज़ार निकोलस II अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते थे, इसलिए वो मानते थे कि उन्हें किसी के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट जैसी इंस्टीट्यूशंस कमजोर थी और डेमोक्रेसी प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आम जनता, चाहे वो किसान हो या वर्कर, उनकी लाइफ पर उनका खुद का कंट्रोल बहुत कम था। बाहर से रशिया एक पावरफुल एम्पायर लगता था, लेकिन अंदर से वो असंतोष, इनइक्वालिटी और डिसैटिस्फैक्शन से भरा हुआ था। यही वो सिचुएशन थी जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजन बन सकती थी, और यही आगे चलकर रशियन रेवोल्यूशन की वजह बनी। अब अगर हमें रशियन रेवोल्यूशन को सच में समझना है, तो हमें उस समय की इकोनॉमी और सोसाइटी को गहराई से समझना होगा, क्योंकि रेवोल्यूशन अचानक नहीं होता, वो धीरे धीरे पैदा होता है, लोगों की मुश्किलों और असंतोष से। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। रशिया की लगभग 85% पॉपुलेशन फार्मर्स थी, यानी ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे और खेती पर डिपेंड करते थे। लेकिन यहाँ भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी। जमीन कम थी, टेक्निक्स पुरानी थी और प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होता था। किसान मेहनत बहुत करते थे, लेकिन उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं थी। अब इंडस्ट्री की बात करें तो रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लिमिटेड था, यानी फैक्ट्रीज तो थी, लेकिन उतनी डेवलप नहीं थी जितनी वेस्टर्न यूरोप में थी। जो इंडस्ट्रीज थी उनमें वर्कर्स की हालत बहुत खराब थी, काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, वेजेस बहुत कम मिलती थी और रहने की कंडीशंस बहुत खराब थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान यूरोप में देखा था। अब वर्कर्स को अगर हम और गहराई से समझे तो उनके अंदर भी एक डिवीजन था। कुछ वर्कर्स स्किल्ड थे, जिन्हें थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट मिलता था, और कुछ अनस्किल्ड थे, जिनकी हालत और भी खराब थी। इसी तरह विमेन वर्कर्स को मेन के मुकाबले कम वेजेस मिलती थी, यानी जेंडर इनइक्वालिटी भी मौजूद थी। कुछ वर्कर्स ऐसे थे जिनका कनेक्शन अभी भी गांवों से था, वो सीजनल काम करते थे और फिर वापस गांव चले जाते थे। जबकि कुछ वर्कर्स परमानेंट अर्बन वर्कर्स बन चुके थे, जो पूरी तरह से शहरों में बस गए थे।
ये डिफरेंसेस वर्कर्स की यूनिटी को कमजोर करते थे, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स थोड़ी अलग अलग थीं। लेकिन बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन डिविजन्स के बावजूद वर्कर्स के अंदर जो डिसैटिस्फैक्शन था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि प्रोटेस्ट्स रुक नहीं पाए। जब दर्द बहुत गहरा होता है तो छोटे छोटे डिफरेंसेस मायने नहीं रखते, और यही रशिया में हुआ। अब बात करते हैं पेजेंट्स की। रशिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टम था जिसे कहते हैं कॉम्यून सिस्टम या मीर। इसमें किसान अपनी जमीन को आपस में पूल करते थे और फिर उसे फैमिली नीड्स के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यानी एक तरह से कलेक्टिव सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, जहां लोग मिलकर रिसोर्सेज शेयर कर रहे थे। यही सिस्टम पेजेंट्स को नेचुरली सोशलिस्ट आइडियाज की तरफ ले जाता था, क्योंकि वो पहले से ही इक्वालिटी और शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को जी रहे थे। उन्हें ये आइडिया समझना आसान था कि अगर पूरी सोसाइटी ऐसे ही चले तो इनइक्वालिटी खत्म हो सकती है। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन फिर भी बहुत कठिन थी। चाहे वर्कर्स हो या पेजेंट्स, सभी लोग लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लो वेजेस और पुअर लिविंग कंडीशन से परेशान थे। उनकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जो उनकी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से एड्रेस कर सके। तो बच्चों, अब आप समझ सकते हो कि रशिया एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जिसमें प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही थी, और बस एक सही मोमेंट का इंतजार था जब ये सब एक्सप्लोड होकर एक बड़े रेवोल्यूशन में बदल जाए। विद्यार्थियों, अब तक आपने समझ लिया कि रशिया की सोसाइटी अंदर से कितनी डिस्टर्ब थी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या वहां सोशलिज्म ओपनली फैल रहा था? जवाब है नहीं। रशिया में उस समय सोशलिस्ट पार्टीज इल्लीगल थी। यानी अगर कोई ओपनली सरकार के खिलाफ या सोशलिस्ट आइडियाज की बात करता तो उसे सजा दी जा सकती थी। लेकिन बच्चों, आइडियाज को रोका नहीं जा सकता, वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में फैल ही जाते हैं। इसी माहौल में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी खास तौर पर वर्कर्स के राइट्स के लिए बनी थी, और इसका एम था कि वर्कर्स को यूनाइट करके एक बड़ा चेंज लाया जाए। लेकिन जैसे जैसे यह मूवमेंट बढ़ा, इसके अंदर भी डिफरेंसेस आने लगे। यहीं से यह पार्टी दो हिस्सों में बंट गई, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। बोल्शेविक्स के लीडर थे लेनिन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर थिंकिंग वाले लीडर थे। वो मानते थे कि रेवोल्यूशन जल्दी और एक डिसिप्लिन ग्रुप के थ्रू होना चाहिए। वहीं मेंशेविक्स का मानना था कि चेंज धीरे धीरे आए और ज्यादा लोगों को साथ लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से मूवमेंट किया जाए। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि सोशलिज्म रशिया में सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन चुका था। भले ही वो इल्लीगल था, लेकिन उसकी ताकत लगातार बढ़ रही थी, और यही आगे चलकर रेवोल्यूशन की नींव बनने वाला था। अब हर बड़े रेवोल्यूशन से पहले एक वार्निंग सिग्नल आता है, और रशिया के लिए वो सिग्नल था 1905 रेवोल्यूशन। यह एक तरह से रिहर्सल था जिसने दिखा दिया कि जनता अब चुप रहने वाली नहीं है। इस रेवोल्यूशन के पीछे कई कारण थे। सबसे पहले राइजिंग प्राइसेस, यानी रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया था। फिर था वर्कर एक्सप्लॉयटेशन। फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग पहले से ही परेशान थे, और अब उनकी हालत और खराब हो गई थी। लेकिन सबसे शॉकिंग घटना थी ब्लडी संडे। उस दिन हजारों वर्कर्स और उनके परिवार पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने निकले थे। वो तसर को अपनी प्रॉब्लम्स बताना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि जा उनकी बात सुनेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। सोल्जर्स ने उन पर गोली चला दी। कई लोग मारे गए, कई घायल हो गए। इस घटना ने लोगों के दिल और दिमाग दोनों को हिला दिया। उनका तसर पर जो थोड़ा बहुत भरोसा था वो भी टूट गया। अब उन्हें समझ आ गया कि सरकार उनकी नहीं है, और अगर बदलाव चाहिए तो खुद खड़ा होना पड़ेगा। इस रेवोल्यूशन का एक रिजल्ट ये हुआ कि तसर को मजबूर होकर एक डूमा यानी पार्लियामेंट बनानी पड़ी, ताकि लोगों को थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिल सके। लेकिन ये पावर लिमिटेड थी। फिर भी यह एक शुरुआत थी, एक संकेत था कि बदलाव अब रुकने वाला नहीं है। बच्चों, अब कहानी एक और टर्निंग पॉइंट पर आती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि रशिया के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन गया। जब रशिया इस वॉर में शामिल हुआ तो शुरुआत में लोगों को लगा कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। सबसे पहले बात करते हैं कैजुअलिटीज की। लाखों सोल्जर्स इस युद्ध में मारे गए या घायल हुए, फैमिलीज टूटने लगी, और हर घर में दुख का माहौल फैल गया। जो सोल्जर्स फ्रंट पर लड़ रहे थे उनके पास प्रॉपर वेपन्स और ट्रेनिंग भी नहीं थी, यानी उन्हें बिना तैयारी के मौत के मुंह में भेजा जा रहा था। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। वॉर के कारण इकोनॉमिक कोलैप्स होने लगा। इंडस्ट्रीज वॉर सप्लाईज बनाने में लग गई,
जिससे बाकी जरूरतों की चीजों की कमी हो गई। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी वीक हो गया, जिससे गुड्स सही जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी फूड शॉर्टेज। शहरों में लोगों को खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रही थी। लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लेकिन सबको खाना नहीं मिलता था। भूख और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे थे। अब सोचो बच्चों, जब एक देश की जनता भूखी हो, दुखी हो और अपने ही सरकार से नाराज हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोगों का सरकार पर भरोसा खत्म हो गया, और यही हुआ रशिया में। गवर्नमेंट लॉस्ट सपोर्ट, यानी अब्जा के पास पावर तो थी, लेकिन जनता का साथ नहीं था। और इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब सरकार के पास जनता का सपोर्ट नहीं रहता, तो उसका गिरना तय होता है, और रशिया भी अब उसी रास्ते पर बढ़ रहा था। अब हमारी कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इतिहास सच में करवट लेने वाला है। साल है 1917, और रशिया के अंदर जो गुस्सा, भूख और असंतोष इतने सालों से जमा हो रहा था, अब वो फूटने वाला था। शुरुआत हुई स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट से। वर्कर्स ने फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया, सड़कों पर उतर आए और अपनी आवाज बुलंद करने लगे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार ये आंदोलन सिर्फ वर्कर्स तक सीमित नहीं था। इस रेवोल्यूशन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विमेन ने। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हजारों महिलाएं सड़कों पर उतरी। उन्होंने ब्रेड और पीस की मांग की, क्योंकि उनके बच्चे भूखे थे, उनके परिवार सफरिंग में थे। उनकी आवाज इतनी पावरफुल थी कि इसने पूरे आंदोलन को एक नई एनर्जी दे दी। अब धीरे धीरे सिचुएशन और इंटेंस हो गई, प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे, और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब सोल्जर्स भी प्रोटेस्टर्स के साथ जुड़ गए। जो सोल्जर्स पहले तसर के ऑर्डर्स मानते थे, अब उन्होंने भी जनता के साथ खड़े होने का फैसला किया। इसका मतलब था कि अब्जा के पास अपनी पावर बनाए रखने का सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो चुका था। और फिर वो मोमेंट आया जिसने इतिहास बदल दिया। ज़ार निकोलस II ने एब्डिकेट कर दिया, यानी उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी। सैकड़ों सालों से चला आ रहा मोनार्की सिस्टम एक झटके में खत्म हो गया। लेकिन बच्चों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। अब रशिया में एक नई गवर्नमेंट बनी, प्रोविजनल गवर्नमेंट। लेकिन साथ ही एक और पावर भी उभर रही थी, सोवियट्स, वर्कर्स और सोल्जर्स के काउंसिल्स। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डुअल पावर, यानी एक देश में दो तरह की अथॉरिटी। इसी दौरान कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। फैक्ट्रीज में फैक्ट्री कमिटीज बनने लगे, जहां वर्कर्स खुद अपने काम और डिसीजंस को कंट्रोल करने लगे। सोल्जर्स ने अपने कमिटीज बना लिए ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। ट्रेड यूनियंस तेजी से ग्रो करने लगे, जिससे वर्कर्स और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच एक ग्रुप धीरे धीरे सबसे ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था, बोल्शेविक्स। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सही तरीके से समझा और उन्हें क्लियर सॉल्यूशंस दिए, इसलिए उनका सपोर्ट तेजी से बढ़ने लगा। अब यहां एंट्री होती है लेनिन की, जो एक्साइल से वापस रशिया आए और उन्होंने अपने फेमस अप्रैल थीसिस पेश किए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, वॉर खत्म होना चाहिए, लैंड पेजेंट्स को मिलनी चाहिए, बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, पावर सोवियट्स को मिलनी चाहिए। इन आइडियाज को एक पावरफुल स्लोगन में बदल दिया गया, पीस, लैंड एंड ब्रेड। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, बल्कि हर उस इंसान की उम्मीद बन गया जो युद्ध, भूख और अन्याय से परेशान था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही। वो वॉर को कंटिन्यू कर रही थी, रिफॉर्म्स में डिले कर रही थी, और इसी वजह से उसकी पावर कमजोर होती जा रही थी। दूसरी तरफ बोल्शेविक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और रशिया एक और भी बड़े रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था। बच्चों, आखिरकार वो समय आ गया जब सारी तैयारियां, सारे संघर्ष और सारी उम्मीदें एक फाइनल एक्शन में बदलने वाली थीं। ये था अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917। इस बार नेतृत्व पूरी तरह से बोल्शेविक्स के हाथ में था, और लेनिन इसके मास्टरमाइंड थे। एक प्लान तरीके से बोल्शेविक्स ने की प्लेसेस जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, टेलीग्राफ ऑफिसेस, ब्रिजेस पर कंट्रोल करना शुरू किया। यह कोई केओटिक रेवोल्यूशन नहीं था, बल्कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक्शन था। धीरे धीरे उन्होंने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर वो मोमेंट आया जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया, यानी उसे पूरी तरह हटा दिया गया, और इसके साथ ही रशिया में एक नई सरकार की शुरुआत हुई, बोल्शेविक्स की गवर्नमेंट। अब लेनिन पावर में आ गए, और पहली बार दुनिया में एक ऐसी सरकार बनी जो ओपनली सोशलिस्ट आइडियाज पर बेस्ड थी। ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट था, क्योंकि इसने दिखा दिया कि एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी सच में सिस्टम को बदल सकती है।
तो बच्चों, अक्टूबर रेवोल्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, यह एक नई दुनिया की शुरुआत थी, एक ऐसा मोमेंट जिसने हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। विद्यार्थियों, जब कोई रेवोल्यूशन सफल होता है तो असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है, क्योंकि आइडियाज को ग्राउंड रियलिटी में बदलना सबसे कठिन काम होता है। रशिया में भी अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद यही हुआ। बोल्शेविक्स ने सिर्फ पावर हासिल नहीं की, बल्कि सोसाइटी को पूरी तरह बदलने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिश होना, यानी अब जमीन, फैक्ट्रीज और रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के नहीं रहे, उन्हें समाज के कंट्रोल में लाया गया। इसका मतलब था कि जो सिस्टम पहले इनइक्वालिटी पैदा करता था, उसे खत्म करने की कोशिश की गई। इसके बाद लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी बड़ी बड़ी जमीनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर पेजेंट्स को दे दिया गया। अब किसानों को वो जमीन मिली जिस पर वो खुद काम करते थे। इससे उनके अंदर ओनरशिप और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आई। फिर इंडस्ट्रीज की बात करें तो उन्हें भी नेशनलाइज कर दिया गया, यानी अब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट के अंडर आ गई। इसका एम था कि प्रोडक्शन का फायदा पूरे सोसाइटी को मिले, ना कि सिर्फ कुछ अमीर लोगों को। लेकिन बच्चों, हर बदलाव के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे रशिया में एक वन पार्टी स्टेट एस्टैब्लिश हो गया, यानी सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी बोल्शेविक्स को पावर मिली और बाकी सभी पार्टीज को साइड कर दिया गया। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि जब पावर सिर्फ एक ही ग्रुप के पास होती है तो पॉलिटिकल फ्रीडम कम होने लगती है। लोगों को अपनी बात खुलकर कहने का अधिकार नहीं मिलता, ऑपोजिशन को दबा दिया जाता है। धीरे धीरे सिस्टम में डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति बनने लगी, जहां डिसीजंस कुछ लीडर्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड हो गए। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते थे उन्हें पनिश किया जाता था, यानी सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन शुरू हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, हर चीज पर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था। इससे स्टेबिलिटी तो आई, लेकिन फ्रीडम कम हो गई। तो बच्चों, यहाँ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि सोशलिज्म ने इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश की, लोगों को राइट्स देने की कोशिश की, लेकिन साथ ही कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सामने आए, जैसे फ्रीडम की कमी और ऑथोरिटेरियन कंट्रोल। यानी हर सिस्टम के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और हमें दोनों को समझकर ही किसी भी आइडियोलॉजी को जज करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस पूरे चैप्टर की कहानी हमें एक बहुत गहरा लेसन देती है कि आइडियाज में बहुत ताकत होती है। फ्रीडम, इक्वालिटी और सोशलिज्म जैसे आइडियाज ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उन्होंने लोगों को सोचने, सवाल पूछने और अपने राइट्स के लिए खड़े होने की हिम्मत दी। रशियन रेवोल्यूशन इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी और ऑपरेशन बहुत बढ़ जाता है तो लोग चुप नहीं रहते, वो उठते हैं और बदलाव लाते हैं। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ आइडिया अच्छा होना काफी नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सोशलिज्म का एम एक इक्वल और जस्ट सोसाइटी बनाना था, लेकिन जब इसे लागू किया गया तो कुछ जगहों पर ऑथोरिटेरियन कंट्रोल भी देखने को मिला। इसलिए हिस्ट्री हमें सिखाती है कि किसी भी सिस्टम की सफलता सिर्फ उसके आइडियाज पर नहीं, बल्कि उसके एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। इसलिए याद रखो बच्चों, आइडियाज दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना ही असली चुनौती होती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।